जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अगर कोई इस चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास रखे बेल आइकन को टक दें दबा दो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। और हम एक बार प्रीवियस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पर चलते हैं, जहां हमारे कुछ टॉपिक्स हो चुके थे। वहीं पे हम एक सेकंड यूनिट का टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है ओबेलिया। क्या नाम है? ओबेलिया। और बेटा, मैंने एक चीज कही थी आपको, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उसका क्या बनाना होगा? क्लासिफिकेशन। क्या बनाना होगा? क्लासिफिकेशन बनाना होगा। तो हम यहां पे हेडिंग लगाते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया वर्गीकरण। अब देखो, वर्गीकरण बनाने के लिए सबसे पहले मैं संघ लिखूंगा, उसके बाद में वर्ग लिखूंगा, उसके बाद में मैं गण लिखूंगा, उसके बाद में वंश लिखूंगा, और वंश के बाद में अपन क्या लिखेंगे बेटा? जाति लिखेंगे। और मैंने कहा था वैसे तो 14 पॉइंट्स होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन हम केवल कितने की बात करेंगे? 5 पॉइंटों की बात करेंगे। 14 पॉइंट्स में हम बात करें तो जगत, उपजगत, संघ, उपसंघ, वर्ग, उपवर्ग, गण, उपगण, कुल, उपकुल, वंश और जाति। वंश और जाति हमेशा सिंगल रहेंगे, बाकी आप संघ, वर्ग, गण, कुल, जगत इनको दो दो में डिवाइड कर सकते हो। अगर हम संघ के लिए स्पेलिंग बात करें इंग्लिश के लिए, तो इसको हम लिखते हैं बेटा फाइलम, वर्ग को हम लिखते हैं बेटा क्लास, गण को हम लिखते हैं ऑर्डर, वंश को हम लिखेंगे जीन्स, और जाति को हम लिखेंगे बेटा स्पीसीज। समझ गए बात को? तो ये 5 पॉइंटों में। अब कैसे क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करें? तो संघ हो जाएगा बेटा इसका सीलेंट्रेटा। क्या हो जाएगा? सीलेंट्रेटा, जिसको हमने हल किया है पहले। सीलेंट्रेटा के लिए अगर अंग्रेजी वर्ड की बात करें तो हम लिख लेंगे सीलेंट्रेटा। ठीक है। वर्ग की अगर हम बात करें बेटा, तो वर्ग हमारा हो जाएगा हाइड्रोजोआ। इसको हम इंग्लिश में लिखें तो एज इट इज लिख देंगे हाइड्रोजोआ। ठीक है। वही अगर हम गण की बात करें तो गण इसका सेम एज इट इज हाइड्रोजोआ हो जाएगा। वंश के लिए मैंने पहले भी कहा था, अगर आपके पास में माइंड में कुछ नहीं है तो जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप एज इट इज लिख दो, ओबेलिया। वही अगर जाति की बात करें तो जाति जो होगी वो हो जाएगी जेनिकुलेटा। कौन सी हो जाएगी? जेनिकुलेटा। तो ये इसकी क्या हो जाएगा? एक क्लासिफिकेशन बनकर के रेडी हो जाएगा। अब अगर हम आगे चले, और आगे चलते समय हम यहां हेडिंग लगाएं बेटा हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट का मतलब हो गया आवास एवं स्वभाव। कैसा आवास होगा, कैसा स्वभाव होगा, कहां रहेगा, कहां नहीं रहेगा। तो बेटा सिंपल बात याद रखो, ये कहां रहेगा? समुद्र में। कहां रहता है? समुद्र में रहता है। हमने लिख दिया समुद्र में निवास करता है। क्लियर बात है? अब समुद्र में रह रहा है तो बेटा एक चीज याद रखना, ये 80 मीटर की गहराई में पाया जाता है। 80 मीटर की गहराई में पाया जाता है, यानी कि 80 मीटर के डेप्थ में मौजूद होता है, अंदर ही अंदर व्यवस्थित होता है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो इसकी दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक होती है पोलिप प्रावस्था, एक होती है मेडुसा प्रावस्था। देखो, एक तो कौन सी हो रही है? पोलिप फेज। दूसरी क्या होगी? मेडुसा फेज। अच्छा देखो, पोलिप फेज और मेडुसा फेज में क्या फर्क होगा? तो सिंपल याद रखना, पोलिप फेज जो होता है वो सैसिल होता है। सैसिल का मतलब होगा बेटा स्थानबद्ध होता है। कैसा होगा?
स्थानबद्ध होता है। और वहीं अगर मेडुसा की बात करें तो मेडुसा जो है फ्री लिविंग होगा। कैसा होगा? फ्री लिविंग। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मुक्त जीवी या मुक्त प्लावी जंतु होता है। इसके अलावा पोलिप और मेडुसा में क्या फर्क होगा? तो याद रखना, मेडुसा जो है इसके एसेक्सुअल पोजीशन को दिखाएगा, यानी कि अलैंगिक स्वरूप के ऊपर काम करता है। समझ गए बात को? वही अगर हम बात करें इसकी, तो हम बात करेंगे सेक्सुअल पोजीशन की, कि ये किस पे काम करेगा? लैंगिक स्वरूप के काम करता है। कौन? मेडुसा। ये इनका क्या होता है? हैबिट एंड हैबिटेट। अगर हम इसको और आगे बढ़ाए तो अब हम बेटा बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की, बात करेंगे इसकी संरचना की, बात करेंगे मोर्फोलॉजी क्या होगी। तो बेटा जैसा कि मैंने कहा स्थानबद्ध होता है, तो किसी ना किसी चट्टान से चिपका हुआ रहेगा, किसी ना किसी चट्टान से, किसी ना किसी पत्थर से, किसी ना किसी आधार से चिपका हुआ रहेगा। तो आधार से चिपकाने के लिए हम यहां पे एक आधार बना लेते हैं। ये हमने क्या बना दिया? एक आधार बना दिया। ठीक है, अब इस आधार को हम ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। ये लो भाई, अब यहां से मैंने एक शाखा निकाल दी। अब इस शाखा को मैं कवर कर देता हूं। ये लो बेटा, यहां से मैंने एक पॉलीफेज बना देता हूं। ये लो बेटा, ठीक है। सेम एज इट इज पॉलीफेज हम इधर बना लेते हैं। ये देखो, यहां हम बना देते हैं पॉलीफेज। अब वापस से इसको मैं यू टर्न करता हूं, इधर से यू टर्न करता हूं, इधर से यू टर्न करता हूं, इधर से यू टर्न करता हूं। इसको मैं इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ये मेरे पास में क्या बन गई? पॉलीफेज। अब मुझे यहां मेडुसा के लिए भी एक फेज बनाना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? यहां से एग्जैक्ट यहां से एक और फेज निकाल दूंगा। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दें, और इधर की साइड भी हम एक मेडुसा फेज निकाल लेते हैं। ये लो बेटा, ये लो बेटा। अब इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऊपर भी हम एक पॉलीफेज बना देते हैं डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए। तो ये लो, और इसको हम यहां से यू घुमाते हैं, फिर इसको यहां से यू घुमा देते हैं, इसको यहां से जोड़ देते हैं। ये हमारे पास में एक सिंपल सा डायग्राम ओबेलिया का रेडी है। अब इसकी खाना पूर्ति हम करें तो समझिएगा कि ये जो भाग दिख रहा है आपको, यहां से कुछ टेंटाकल्स निकलते हैं। तो हमने यहां पे क्या बना दिया? टेंटाकल्स। इधर भी क्या निकल रहे हैं? टेंटाकल्स। तो हमने यहां भी क्या बनाया? टेंटाकल्स। ऊपर भी क्या बन जाएंगे? टेंटाकल्स। ठीक है, यहां पे हम कुछ बर्ड्स बना देते हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? बर्ड बना देते हैं। इनको इधर भी क्या बना दे? बर्ड बना दे। ये लो भाई, ये हमने यहां पे एक बर्ड पूर्ण रूप से बना दी। इनको हम मिला देते हैं आपस में। ये लो बेटा, ये हमने यहां पे इनको मिला दिया। ये जुड़ी हुई मोती के समान संरचना जो है वो यहां जुड़ जाएगी। अब इनको देखो, मैं नामांकन करता हूं। कैसे करता हूं? तो देखो, सिंपल बात है। ये मेरे पास में क्या है बेटा? टेंटाकल्स। ये क्या है? टेंटाकल्स। इस जगह को मैं क्या नाम दे रहा हूं? माउथ। इन दोनों को मिलाकर के मैं लिखता हूं बेटा हाइड्रेंथ। क्या लिख रहा हूं मैं? हाइड्रेंथ लिख रहा हूं। अगर मैं हाइड्रेंथ ना लिखूं तो मैं इसे लिख दूंगा पोलिप फेज। अगर मैं पोलिप फेज भी ना लिखूं तो मैं इसको लिख दूंगा बेटा जूइड्स। क्लियर बात है? अच्छा, अब देखो, अपन एक एक प्रोसेस पे चलते हैं, इसी डायग्राम के माध्यम से पूरे को हल कर लेते हैं। तो सिंपल बात समझो, पोलिप जो फेज होगी वो किसी भी आधार से चिपकी हुई रहेगी। ये क्या रहेगी? चिपकी हुई रहेगी, और कई शाखाओं में बटी होगी। तो ये जो शाखाएं निकल रही हैं, इस भाग को अपन कह देंगे
हाइड्रोमूल कह देंगे। क्या कह देंगे? हाइड्रोमूल कह देंगे, क्योंकि किसी भी आधार से चिपकने के लिए एक जड़ रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोमूल। और ये जो हाइड्रोमूल जिससे संलग्न होती है उसको हम नाम दे देंगे बेटा हाइड्रोराइजा। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? हाइड्रोराइजा नाम दे देंगे। समझिए बात को। तो हाइड्रोमूल और हाइड्रोराइजा समझ में आया। जो शाखा निकलेगी, जहां से निकलेंगी, वो हाइड्रोमूल होगा, और जहां संबंध होगा उनका मिला हुआ होगा, वो कौन सा होगा? हाइड्रोराइजा। अच्छा, यहां पर दो अन्य कोशिकाएं और पाई जाती हैं पोलिप की, जिसमें बाहरी सतह को तो मैं कहता हूं पेरिसार्क, और अंदर की जो सतह है इसको मैं कहता हूं बेटा सीनोसार्क। क्लियर बात है? ये जो पेरिसार्क है ना बेटा, ये मृत होता है। कैसा होगा? मृत होगा। बाहरी आवरण पे जो मौजूद है वो क्या है? मृत है। अब देखो, मृत है तो मैं इसको क्लिक लगा करके लिख दूं, निर्जीव लिख दूं। कैसा होता है? निर्जीव होता है। वही सीनोसार्क के लिए अगर हम लिखे तो देखो बेटा, मैं यहां लिखूंगा जीवित भाग होता है। कैसा होगा? जीवित भाग। दूसरी चीज याद रखना, ये जो पेरिसार्क है ना, बाहर की तरफ है, मृत है, तो मैं लिखूंगा यहां पे बाहरी भाग। आउटर पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा? पेरिसार्क का। अब सीनोसार्क की बात करें, जीवित भाग है, तो इसको हम क्या नाम देंगे बेटा? तो इसको हम दे देंगे आंतरिक भाग, यानी कि भीतरी भाग। इनर पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा? सीनोसार्क। क्लियर बात है? अब एक चीज और समझो, यहां पे इस सीनोसार्क की अगर हम बात करें तो यहां पर दो चीजें, यानी दो परतें और पाई जाती है, दो गुहा पाई जाती है, या मैं कहूं कि यहां पर जठर वाहिनी गुहा पाई जाती है। सीनोसार्क में क्या पाई जाएगी बेटा? जठर वाहिनी गुहा पाई जाती है। अब ये जो जठर वाहिनी गुहा है ना, ये दो भागों में बढ़ती है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है एपिडर्मिस पार्ट, और दूसरा होता है बेटा गैस्ट्रोडर्मिस पार्ट। अब एपिडर्मिस जो है वो 6 भागों से मिलकर बनता है। कितने भागों से? 6 भागों से। तो अपन ने 6 भाग बनाए। तो देखो, एपिडर्मिस का पहला पार्ट जो होगा, एपिडर्मिस का पहला पार्ट जो होगा वो हमारे पास में सबसे पहले आएंगी ग्रंथिल कोशिका। ग्रंथिल कोशिकाओं के बाद में हम लिख सकते हैं संवेदी कोशिका। संवेदी कोशिकाओं के बाद में हम लिख सकते हैं बेटा अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिकाओं के बाद में हम लिख सकते हैं दंश कोशिका, और दंश कोशिकाओं के बाद में हम लिखेंगे उपकला कोशिका। कौन सी कोशिका लिख रहे हैं? उपकला कोशिका लिख रहे हैं। तो देखो, ग्रंथिल हो गई, संवेदी हो गई, अंतराली हो गई, दंश हो गई, और अंतिम कौन सी हो जाएगी बेटा? तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। तो इस प्रकार से 6 कोशिकाएं एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। लेकिन बात ये होती है कि इन 6 का यहां पर क्या काम होगा? तो सिंपल याद रखना, ग्रंथिल कोशिकाएं स्रावी प्रकृति की होंगी, संवेदी कोशिकाएं जो होंगी वो संवेदनाओं को रिलेट करेंगी, अंतराली कोशिकाएं खाली जगह को भरेंगी, दंश कोशिकाएं शिकार को पकड़ेंगी, उपकला कोशिकाएं रक्षात्मक आवरण बनाएंगी, और तंत्रिका कोशिकाएं फिर सेंसेशन का काम करेंगी। ये लो भाई, ये 6 का पोर्शन हो गया। वहीं अगर गैस्ट्रोडर्मिस की बात करें तो इसके हमारे पास में 5 पोर्शंस मौजूद होंगे। कितने पोर्शंस? 5 पोर्शन मौजूद होंगे। इसमें हमारे पास में हट क्या क्या जाएगा वो समझिएगा आप। तो एक तो यहां पर उपकला कोशिका एज इट इज लिख देंगे हम, फिर हम ग्रंथिल कोशिकाओं को एज इट इज लिख देंगे,
फिर हम संवेदी कोशिकाओं को एज इट इज लिख देंगे, फिर हम अंतराली कोशिका को एज इट इज लिखेंगे और अंत में एक सेल्स और जोड़ देंगे जिसे पोषक कोशिका कहते हैं। ये एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में प्रेजेंट कोशिकाएं होती है। तो ये तो एपिडर्मिस का पोर्शन हो गया और ये गैस्ट्रोडर्मिस। क्लियर बात है ना, ये ऐसे बटा होगा। अब वापस से देखो मैं डायग्राम पे आता हूं बेटा, फिर मैं डायग्राम के ऊपर बात करूं। पोलिप्रेज की पूरी बात हो गई, लेकिन अब बात यह आती है इस पोलिप को बनाने वाला कौन है, या ये जो पोलिप आ रहा है इसको कौन लेके आ रहा है। तो बेटा मैंने यहां पे देखो एक शब्द लिखा है जूइड्स। क्या लिखा है? जूइड्स। और इस जूइड्स को मैं लिखता हूं जीवक। क्या लिखूंगा? जीवक। पोलिप को बनाने वाला भी जूइड्स है और मेडुसा को बनाने वाला भी जूइड्स है। समझ रहे हो बात को? अब समझो, जूइड्स में जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसके पार्श्व के अंतर्गत ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बेटा हम लिखते हैं ब्लास्टोस्टाइल। क्या लिखेंगे? ब्लास्टोस्टाइल। और इस ब्लास्टोस्टाइल में ये वाली जो पोजीशन है इसको बेटा मैं लिखता हूं मेडुसा बड। तो इन्हीं बड के द्वारा एक कंप्लीट मेडुसा का निर्माण होगा। लेकिन ये मेडुसा बनेगी कब? जब पोलिप प्रौढ़ अवस्था में आ जाएगा, कठोर हो जाएगा, तब किसका निर्माण होगा? मेडुसा का। किसका होगा? मेडुसा का निर्माण होगा। अब सिंपल बात है, हम यहां बात करें दोनों से रिलेटेड करें। ब्लास्टोस्टाइल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जीवक या पोलिप के अंदर या हाइड्रेंथ के अंतर्गत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा यहां पर हमारे पास में क्या पाए जाते हैं? टेंटाकल्स पाए जाते हैं जो किसी भी शिकार को पकड़ने का काम करते हैं। इन टेंटाकल्स की जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो मैं हाइड्रा के समान कर सकता हूं कि हाइड्रा के अंदर जो टेंटाकल्स पाए जाते हैं सेम एज इट इज टेंटाकल्स ओबेलिया में पाए जाते हैं। लेकिन बेटा एक चीज और याद रखना, हाइड्रा के टेंटाकल्स कोमल होते हैं, जबकि ओबेलिया के टेंटाकल्स जो होंगे वो कठोर होंगे, स्ट्रोंग होंगे, क्योंकि इनमें दंश कोशिका पाई जाती है जो किसी भी शिकार के अंदर यू घुस करके उसे अचेत कर सकती है, बेहोश कर सकती है, जिसे आसानी से ओबेलिया अपने शरीर में क्या करवा ले? प्रवेश करवा ले। क्या करवा ले? प्रवेश करवा ले। समझ रहे हो बात को? तो ये जीवक और पोलिप की बातें हो गई। अब मेडुसा के लिए हम कह सकते हैं इसको जनक परिवार कहेंगे। ठीक है, मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रदर्शित करने वाला होता है। तो क्यों ना अपन मेडुसा का भी एक डायग्राम क्रिएट कर ले बैठे बैठे। तो मेडुसा के लिए मैं वापस से एक सर्किल बनाता हूं, तो यहां पर मैंने एक सर्किल बना दिया। ये एक सर्किल हमने मेडुसा के लिए बना दिया। एक सर्किल और बना देते हैं अपन यहीं पे। यहां पे बेटा ये एक गोला हमने बना दिया और दूसरा गोला हम अपने हाथ से बना लेते हैं बाहर की तरफ एक आउटर बॉडी के रूप में। ये लो, ये बना दिया, ये बन गया। समझे बात को? तो 2 लेयर मैंने बना दिए बेटा। कितनी लेयर बना दी? 2 लेयर। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते, ये हो गया। देखो अब देखो यहां पर एक्चुअली में भाग क्या प्रेजेंट होगा? इनके टेंटाकल्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? टेंटाकल्स। तो देखो बाहर वाले भाग पे हमने ये टेंटाकल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये और इसको मैंने यहां से इसको यू बाइंड कर दिया, फिर मैंने निकाल दिया टेंटाकल्स। देखो अलग अलग निकाल रहा हूं, फिर मैंने इसको यहां से इसको बांध दिया, फिर मैंने क्या बनाया? टेंटाकल्स। देखो
ये कंप्लीट पर पाए जाएंगे ऐसे के ऐसे। और देखो बन करके कितनी शानदार संरचना बनाते हैं, इसको निकालेंगे अपन। ये लो, ये पूरी सतह पर ऐसे के ऐसे मौजूद होंगे। देखो बना देते, जल्दी जल्दी बना देते। ये लो, ये इसको यू भान देते हैं, इसको हम यू भान देते हैं, फिर हम निकाल देते हैं। ये लो, इनको फिर बांध देते हैं। ये लो, फिर ले लो। देखो देखो ये एक्चुअली के अंदर एक पूरी की पूरी छत्ते नुमा संरचना बन जाएगी। क्या बनेगी? छत्ते नुमा संरचना। ले लो बेटा, ये मैं बना देता हूं, ये बन गई। इसमें से काट देते हैं। ये लो, ये लो, ये एक हमारे पास में क्या बन चुका है? मेडूसा का फॉर्म हो गया। पोलीफेज की बात हुई, ये किसकी है? मेडूसा की। पोलिप से ही क्या निकलेगा? मेडूसा निकलेगा। अब यहां पर देखो बनेगा क्या क्या। तो पहले मैं कुछ लाइनें लिख देता हूं इसके लिए। इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? छातानुमा। कैसी होगी? छातानुमा। अम्ब्रेला के समान होगी या घंटी के समान होगी। किसके समान? घंटी। जो बजाते हैं ना, टन 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 टन, घंटी आती है। आइसक्रीम वाला आता है फिर बजाता है, स्कूल में बजती है वो घंटी, वैसी होगी अपने पास। मंदिर में बजती है उस घंटी के समान। घंटा नहीं, घंटी के समान। घंटा मत समझ लेना, घंटी के समान। अब ये घंटी होगी। दूसरा, इसका व्यास जो होगा वो 1 से 2 mm होगा। तीसरी बात, कौन से फेज में काम करेगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किस में काम करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज हो गई ना, ये 3 चीजें याद रखो। अब पूरा का पूरा काम डायग्राम का रहेगा। क्या रहेगा तो समझो, डायग्राम के अंदर हमारे पास में 4 भाग पाए जाएंगे, तो हम इसको 4 भाग बांट देते हैं। ये लो, अब जब इसको 4 भाग बांट रहे अपन, तो फिर हमारे पास में एक एक लेयर और बन जाती है। ये लो, नली बना देते हैं। ये लो, ये बन गई नली। अब इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं क्योंकि हमें मुख बनाना पड़ेगा। अब जब इसको हम क्या करें? जोड़ दे। ये लो भाई, इसको इससे जोड़ दी, इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं। ये लो बेटा, ये हमारे पास में ये हो गई। तो मैं सिंपल सी लाइन लिखूंगा कि इसके सतह पे या आंतरिक सतह पर 4 रेडियल कैनाल पाई जाती है या अर्य नाल पाई जाती है, जो भोज्य पदार्थ या अन्य किसी भी मटेरियल्स को लाने का काम करती है। क्लियर बात है? 2 सतह बता दूं, एक ये होती है जिसको एक्स एम्ब्रेलर कहते हैं, यानी बहिछत्र सतह। एक आंतरिक होती है जिसे अपन कहेंगे सब एम्ब्रेलर सतह, यानी कि अवछत्र सतह। अब देखो, ये जो भाग है ये यहां से यू जुड़ेगा, ये जुड़ गया। ये भाग यू निकला, ये निकला, यहां से यू गया, यू गया, यू गया, यू गया। ये हमारे पास में क्या बना दिया इन्होंने? माउथ बना दिया, चौकोर मुख पाया जाता है। क्लियर बात है? दूसरा, मेडूसा के अंदर प्रत्येक सतह पर गोनेड्स पाए जाते हैं, तो ये हमने 4 गोनेड्स बना दिए। ये लो बेटा, ये क्या बना दिए हमने? गोनेड्स बना दिए। ये लो, ये गोनेड्स बन गए, यानी लैंगिक जन्म किससे करेगा? गोनेड्स से ही करेगा। इसके अलावा एक बाहर की ओर अपने पास में क्या होगा? सर्कुलर कैनाल, क्योंकि जो गोला बनाया अपन ने, राउंड शेप बनाई, तो किससे बनी? सर्कुलर कैनाल से बनी। इसके अलावा यहां पर ये पूरी संरचना है ना, यहां एक स्टेटोसिस्ट मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? स्टेटोसिस्ट। स्टेटोसिस्ट का काम क्या होता है? बैलेंस करने का। स्टेटोसिस्ट का वर्क क्या होगा बेटा? बैलेंस करने का होगा। बैलेंस मतलब छत्ता इधर गया तो वापस को उठाकर इधर रखेगा, इधर गया तो फिर फोर्स लगाओगे इधर कर देगा। कई बार हम जब छत्ता लेके जाते हैं बारिश के अंदर, हवा आती है तो इधर की हवा है तो ये छत्ते को यूं ले जाती है। गया इधर, हम क्या करते? तुरंत इधर ले आते, बीच में। इधर गया तो उधर उठाकर इधर ले आते। बैलेंस कर रहे हैं ना, तो सेम बैलेंस का काम कौन कर रहा है? स्टेटोसिस्ट।
और इस प्रकार से अपन ओबेलिया की मॉर्फोलॉजी की क्या कर सकते हैं बेटा, बात कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन पोर्शन पे, बाद में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में रिप्रोडक्शन या किसी अन्य वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, अरे वीडियो पसंद नहीं आया ना तो कमेंट कर दिया करो, कम से कम कुछ सुधार करने का मौका तो मिलेगा बेटा, नहीं तो हमें क्या लगेगा, चल रहा है काम। समझ रहे हो बात। मिलते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहो।